जब बेसिक प्रिमाइस ही इसके ऊपर आधारित हो जाए तो फिर आप कैसे समाज की रचना करेंगे? और ना जाने कितनी कंपनियां यहां से छोड़ छोड़ कर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है। और सरकार कहती है कि हम तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, लेकिन कभी उन्होंने नीचे झांक के नहीं देखा। अब निर्मला सीतारमन थोड़ी सी बगले झांकती नजर आ रही है कि मैं जवाब क्या दूं। अगर इतना बड़ा इल्जाम आया तो मुझे इस बात का शक हुआ कि नीचे से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, जो कमिश्नरेट से आ रहे हैं, ऊपर से निर्मला सीतारमन कहती है मैं एक सीनियर ऑफिशियल को भेज रही हूं। अगर इतने बड़े करप्शन के इल्जाम है, वाई ईडी इज नॉट सेंट, वाई सीबीआई इज नॉट सेंट देयर? जांच कराने के लिए अपनी ऑफिशियल सीबीआईसी की जांच क्यों होनी चाहिए? फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की जांच क्यों होनी चाहिए कि उनके मेरे एक सीनियर कमिश्नर या बोर्ड मेंबर जाके जांच करेंगे? ये तो अंदरूनी जांच होगी सारी की सारी। आपको करवाना था तो फिर सीबीआई की जांच करवाते, तब तो बात होती थी। लेकिन चूंकि अब सारी सरकार को लपेट लिया गया इसके अंदर कि सारी सरकार, सारा सिस्टम करप्ट है, तो अब क्या किया जाए? चलिए ठीक है साहब, जो भी है हमारे सामने है। तो सबसे पहले मैं राकेश अचल जी आपको आमंत्रित करता हूं करप्शन के कैंसर के ऊपर बात करने के लिए। सर, आपकी मैं जरूर टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। हालांकि आज विंट्रैक के चक्कर में कई चैनल्स पे इस पर बातचीत हो रही है, और ये एक इंपॉर्टेंट विषय तो है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये बख्शीश जो है ना, हमारी नसों में चली गई है। अब हम इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। नहीं यार ठीक है, 100 रुपए दे देंगे छूट जाएंगे, 200 रुपए देंगे छूट जाएंगे, नहीं 500 रुपए दे दे छूट जाएंगे, जाने दे जान तो छुट्टी कम से कम। दैट इज द एटीट्यूड वी हैव सर। राकेश धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आज आपने ऐसा गंभीर मसला ले लिया कि फिर से उलझा दिया है कि भ्रष्टाचार रग रग में है। भ्रष्टाचार रगों में पहले व्यापार था, सिंदूर था, अब भ्रष्टाचार भी आपने उजागर कर दिया। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के कई स्वरूप हैं। रावण के 10 सिरों की तरह इसके तो 10 के असंख्य सिर हैं। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बख्शीश, बख्शीश तो एक सम्मानजनक शब्द है कि मैं खुश होकर आपकी सेवाओं से खुश होकर दे रहा हूँ। लेकिन चाणक्य का आपने जिक्र किया, उस समय भी उत्कोच चलता था, रिश्वत दीजिए आप और सेना में घुसपैठ कर दीजिए दूसरे शत्रु देश की में, आप वहां सत्ता तख्ता पलट जैसे अभी होता है तब करा लीजिए। लेकिन बाद में ये बख्शीश अलग अलग रूप धरती रही। कभी नजराना हो गई, कभी शुक्राना हो गई, कभी उपहार में बदल गई। लेकिन जब ये रगों में समा गई तब एक बड़ी समस्या हो गई। आपने जिन डिपार्टमेंट्स की बात की, तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि भारत में जीवन का कोई पक्ष ऐसा बचा है जो जो इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो। चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जमीन की खरीद फरोख्त हो, चाहे आपको लाइसेंस परमिट लेना हो, चाहे आपको कोई हितग्राही योजना का लाभ लेना हो, आप उससे भ्रष्टाचार से के बिना इसको पा नहीं सकते। जीएसटी का तो आपने जिक्र किया। रेलवे की बुकिंग हो। निश्चित तौर पर तो मैंने वही कहा कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा कि जो हमें इस भ्रष्टाचार से मुक्त करा दे, भ्रष्टाचार से अभय दान दिला दे। और ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या जिस समय से हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, मुगलों के समय भी रही होगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उसके उदाहरण नहीं मिलते देखने को। अंग्रेजों ने ये परंपरा शुरू की कि भैया पहले अंडर टेबल पैसा दो और चाहे कोई काम करा लो। उन्होंने मुगलों को भ्रष्ट किया और उन्होंने मराठों को भ्रष्ट किया और उन्होंने सबको भ्रष्ट कर दिया। जहां जहां उनका साम्राज्य, बंगाल में गए तो बंगाल में करके आ गए, महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में करके आ गए। और अब ये बीमारी निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा कि कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। और वो भी ऐसा कैंसर कि जो अब किसी ऑपरेशन से भी शायद ही ठीक हो। वजह यह है कि अब हमने उसको एक आचरण मान लिया है, भ्रष्टाचार को। और उस आचरण में गाहे बगाहे हम सब लोग उसमें शामिल हो गए हैं, और जो विरोध करे उसके खिलाफ खड़ा हो, वो उसके लिए हमारे पास जोधपुर जेल है, वहां आप भेजे जा सकते हैं। तो स्थिति ये है कि हम बहुत पहले न जाएं और पिछले एक दशक की ही अगर समीक्षा कर लें, तो कांग्रेस, जिसे भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी 100 कदम आगे चल के 11 साल में भ्रष्टाचार को आ, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। आसमान छूना तो अलग बात है। और यहां तक हो गया है कि अब आपको अगर राजनीति करना है, चुनाव के लिए फंड्स चाहिए,
आपको ठेके देना है, आपको रियल एस्टेट में तो आपने महाराष्ट्र में अभी जिक्र कर ही दिया कि वहाँ रिश्वत की जो जो एक चार्ट है उसको कम कराने के लिए सरकार से गुहार हो रही है। यानी लोग अब ये नहीं कह रहे कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्त कराओ, ये नारा पॉलिटिकल नारा बन के रह गया, लेकिन कोई भ्रष्टाचार से ना मुक्त होना चाहता है ना मुक्त कराना चाहता है। जनता बेचारी है जो चाहती है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले तो उसकी का जीवन थोड़ा सरल हो, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। अभी जहां से आपने शुरू किया महाराष्ट्र में, एनसीआरबी के जो खुद सरकारी संस्था है एक, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर इसी साल की हम बात कर लें तो 4070 के आसपास भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए जो पकड़े गए। उनमें से सबसे ज्यादा 763 मामले तो आपके महाराष्ट्र के ही है। यानी महाराष्ट्र केवल नाम का महाराष्ट्र नहीं है, भ्रष्टाचार में भी महान है, भ्रष्टाचारी राज्य बन गया है। तो जितने ये जो डबल इंजन की सरकार वाले राज्य हैं, ये सब उस फहरिस्त में शामिल है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। दूसरे राजनीतिक दलों के नेतृत्व वाली भी सरकारें हैं। झारखंड में पकड़ा, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, शराब घोटाले का, जमीन घोटाले का। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनका उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री जेलों में पड़े रहे। तो ये संकट ये है कि अब इस भ्रष्टाचार के राक्षस से निपटने के लिए हमारे पास कोई रावण नहीं, क्योंकि अब हम हर भ्रष्टाचार को संवैधानिक स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि रिश्वत तो ठीक है, ये चार्ट सामने आ गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड जो इस देश में पहली बार पकड़ में आया था, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपया 4 साल में कमा लिया। सर, हमारी माननीय कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन वो पैसा आज तक सरकार के खजाने में नहीं आया। क्योंकि वही आप बार बार कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल रट गया है कि हमारा जो न्यायपालिका है, सबसे बड़ी न्यायपालिका, वो आधे अधूरे फैसले देके कहीं से भी इस भ्रष्टाचार को परोक्ष रूप से संरक्षण देती है। अदालत की दीवारें तो रिश्वत मांगती हैं, तारीख बढ़ाना है तो रिश्वत चाहिए, फाइल निकलवाना है तो रिश्वत चाहिए, फाइल निर्णय की प्रति निकलवाना है तो रिश्वत चाहिए। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चाल, चरित्र और चेहरे से मुझे बिल्कुल अलग सरकार लगती थी, ऐसा लगता था कि अभी आ गई है सरकार, अटल जी के बाद की सरकार है, अनुभवी सरकार होगी, तो इसमें तो हमारे देश की सूरत ही बदल जाएगी। हम बिल्कुल राम राज जिसकी ये बात करते हैं उसमें आ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इन्होंने 10 साल में भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खोल दिए। आप देखिए, बैंकों में भ्रष्टाचार करना हो, आप हजारों करोड़ रुपया उठाओ और चले जाओ, नीरव मोदी बन जाओ, विजय माल्या बन जाओ, लंबी फहरिस्त में, सब पूरा नाम नहीं ले सकता। आप अगर कहीं भी मत जाओ तो डीएचएल जैसा आपका, DHFL शायद उसका नाम है, 30,000 करोड़ का घोटाला कर लो, किसी को फांसी नहीं हुई, कोई जेल में नहीं गया, सब मजे कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो भ्रष्टाचार था इसको, जो पहले पर्दे के पीछे होता था, अब इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। रक्षा घोटालों की आपने बात की, हम नींबू मिर्ची टांग के ले आते हैं और जहाज लड़ाकू खरीद लेते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में लगते रहते हैं। बोफोर्स घोटाला होता है किसी जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, नाम, उसमें किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच में सब बरी पाए गए। लेकिन आज राफेल घोटाला होता है तो हम उसको बहुत सहजता से देते कि नहीं नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो जब हम इतने क्या कहना चाहिए उसके साथ घुल मिल गए हैं भ्रष्टाचार के साथ, कि उसके निवारण की बात सोच नहीं सकते। हम लोकपाल बनाने का ढोंग करते हैं। हमारे पास ईडी, सीबीआई जैसी जांच संस्थाएं जिनका आपने जिक्र किया, ये संस्थाएं प्रतिपक्षियों को, विरोधियों को डराने धमकाने के काम आती हैं, ये भ्रष्टाचार का निवारण नहीं कर पाती। कारण ये है कि हमारे पास कम से कम 20,000 मामले भ्रष्टाचार के विभिन्न अदालतों में पड़े हुए हैं पिछले 2 दशकों से। कोई किसी को निवारण नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इस भ्रष्टाचार के कैंसर से मुक्ति मिले। और अब स्थिति ये हो गई है कि जो दुनिया में भ्रष्टाचार का जो रैंकिंग बनती है ना, अक्सर कई देशों की हर चीज में बनती है, स्वास्थ्य में, खुशहाली में, इसमें, तो भ्रष्टाचार की रैंकिंग में जब ये सरकार 2014 में बनी, तो हमारा देश मेरे ख्याल से 76वें नंबर पे था 2014-15 में।
आज हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में और ऊपर चला गया है। अब हम 90वें नंबर में आ गए। 198 देशों की फहरिस्त में हमारा स्थान 190 नंबर का है और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को विश्व गुरु बन के भ्रष्टाचार के इस दलदल में फंसा देना चाहते हैं। तो अब ये समय है, जैन जी का जमाना आ गया है। जगह जगह अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जैन जी सक्रिय हो रही है। तो उसे अब खुद इस भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा, अन्यथा ये नई पीढ़ी भी, इसकी नसों में सिंदूर और व्यापार तो नहीं आएगा। भ्रष्टाचार पैदा होते से ही समा जाएगा और वो इनको जन्मजात कैंसरस प्रजाति के रूप में इस दुनिया के सामने भारतीय होने का एक तमगा देगा कि ये सबसे महाभ्रष्ट भारत के नागरिक हैं और इनको आप पैसा देके इनसे कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी। आप इनसे सरकारें खरीदवा लीजिए, इनसे पार्षद से लेके सांसद खरीदवा लीजिए, आप जो चाहे खरीद। जमीन तो ये बहुत आसानी से बेच देते हैं। तो ऐसी दशा में भ्रष्टाचार से लड़ना मुझे लगता है कि अब बहुत आसान नहीं है। इसके लिए हमारे पास जितनी भी मौजूदा संगठन है, संरचनाएं हैं, वो भी अपर्याप्त हैं। तो एक हमें नई मशीनरी ढूंढनी पड़ेगी और वो हमारे जीवन में ये काम हो पाएगा मुझे लगता नहीं है। अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा इस शुद्धिकरण को करने में। रक्त का शोधन इतना आसान नहीं है, इसका कोई डायलिसिस नहीं होता है कि सिस्टम में से आप भ्रष्टाचार को बाहर कर दें और कुछ नया डाल दें उसमें। देखिए, उम्मीद करते हैं। अभी तो हम भ्रष्टाचार के चंगुल में नहीं फंसे हैं, भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में फंसे हैं। हम जिधर हाथ डालते हैं उधर हमारे हाथ में भ्रष्टाचार की मकड़ियों का जाला फंस जाता है और हमारे दम घुटने लगता है। जी।